हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग इम्यूनोलॉजी को लेके आए हैं। तो चलिए, हम लोग इम्यूनोलॉजी में आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और एज अ पॉइंटर लेके आए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो उसके लिए हम आज जो पॉइंटर है वो हम किससे लेके आए हैं, तो वो हम लेके आए हैं आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से। अब यहीं पे यह जो है इनीट का भी पार्ट है और यह कभी कभी आपका जो है यही पार्ट किसका बन जाता है, एडॉप्टिव का एक हो जाता है। देखेंगे हम कौन सा इसमें इनीट का पार्ट है, कौन सा एडॉप्टिव का पार्ट है। बट अगर हम आपसे कहे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अगर हम आपसे सीधे कहे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो ब्रेन में एक चीज आता है, वो है कि वो क्या आता है हमारे पास कि कहीं ना कहीं हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की बात कर रहे हैं या हम सीरम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जो कि ब्लड या टिश्यू फ्लूइड में सर्कुलेट हो रहा है। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डिस्कवरी जो है, जिस साइंटिस्ट ने करी थी, उस साइंटिस्ट का नाम है जूलस जूलस बॉर्डेट। जूलस बॉर्डेट ने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की खोज करी थी और इन्होंने इसे, जूलस बॉर्डेट के हिसाब से, हीट हीट लेवाइल कंपोनेंट हीट लेवाइल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो हीट लेवाइल कंपोनेंट है उसको बोला था। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो भी प्रोटीन पार्ट लेती है वो मोर देन 20 है। मतलब मोर देन 20 प्लाज्मा प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है और वो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी कहते हैं। वो कुछ दो तरीके की होती है। मतलब जैसे एक हो गया सी, जैसे हमने सी की बात करें, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। मैंने कहा C3 प्रोटीन है, तो C3 प्रोटीन C3A और C3B में टूट जाता है। सेम इसी तरह अगर हम C2 की बात करें तो C2A C2B में टूट जाएगा। अगर हम C5 की बात करें तो C5A और C5B में टूटेगा। जो भी प्रोटीन C3 को C3A, मतलब जो भी मॉलिक्यूल C3 को C3A C3B में करेगा उसे हम C3 कन्वर्टेज बोलेंगे। जो भी प्रोटीन C2 को C2A और C2B में कन्वर्ट करेगा इसे बोलेंगे C2 कन्वर्टेज, और जो C5 को करेगा दैट इज C5 कन्वर्टेज। अब यहाँ पे ये बात जो हो रही है उसमें से एक मॉलिक्यूल लार्जर होता है, एक मॉलिक्यूल स्मॉलर होता है, एंड बोथ मॉलिक्यूल मतलब C3A C3B, इन दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल C3B जो है वो आपका ऑप्सिनाइजेशन करता है और यह ऑप्सोनिन की मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, और ये जाके बैक्टीरिया के चारों तरफ बाइंड कर जाता है और फैगोसाइटोसिस को इनहांस कर देता है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इनहांस कर देता है C3B, जो कि लार्ज फ्रेगमेंट है, लार्ज फ्रेगमेंट है। यहीं पे C3A जो है यह
स्मॉल फ्रेगमेंट है। और C3A जो है वह एनाफाइलेटॉक्सिन की तरह बिहेव करता है। यहां पे मैंने कुछ टर्म्स लिख रखे हैं और कौन सा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करता है वो मैंने लिख रखा है। जैसे कीमोटैक्सिस, तो कीमोटैक्सिस में C5A और C567 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। मास्ट सेल डी ग्रेनुलेशन में C3A और C5A पार्टिसिपेट करता है, जिसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है C3A। जहाँ पे AA है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट है, जो BB है वो लार्जर फ्रेगमेंट है। तो C3A और C5A ये दोनों के दोनों मास्ट सेल डी ग्रेनुलेशन है। मास्ट सेल डी ग्रेनुलेशन का मतलब है कि मास्ट सेल की अगर हम बातें करते हैं तो मास्ट सेल जो है इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं और यह इस ग्रेन्यूल्स को बाहर करता है, रिलीज, दैट इज कॉल्ड अ डीग्रेन्युलेशन। एंड ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इस ग्रेन्यूल्स के में अंदर जो होता है हिस्टामीन होता है। क्या होता है? हिस्टामीन होता है। और ये जो हिस्टामीन रिलीज हुआ है, ये हिस्टामीन आपका एनाफाइलेटॉक्सिन की तरह बिहेव करता है। तो एनाफाइलेटिक प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, आप ये कह सकते हो, हिस्टामीन। तो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन में C3A और C5A यूज होता है, जो कि हिस्टामिन को रिलीज करता है। ऑप्सिनाइजेशन प्रोसेस में मतलब क्या है? इनहांसमेंट ऑफ द फैगोसाइटोसिस। इनहांसमेंट ऑफ द फैगोसाइटोसिस ये आपका C3B करता है। साइटोलाइसिस C56789, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है, ये कोई सेल है, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव हो गया है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिव होता है तो एक रिएक्शन ऑफ द कास्केड को एक्टिव करता है, जिसमें मल्टीपल प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। और ये जो मल्टीपल प्रोटीन पार्टिसिपेट करके, वही जो कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो होता है मेम्ब्रेन में जाके पोर बनाता है, और यह पोर बना के इस मेम्ब्रेन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, दैट इज कॉल्ड साइटोलाइसिस। ये C56789 करता है। इसके अलावा दो चीज़ें, काइनिन लाइक एक्टिविटी, ये याद रखिएगा कि काइनिन लाइक एक्टिविटी C2 फ्रेगमेंट करता है, और वायरल न्यूट्रलाइजेशन जो है C1 और C4 करता है। अब यहीं पे एक चीज़ आपको और समझने की ज़रूरत है। वो क्या समझने की ज़रूरत है? कि जो आपका C1 है, इनके 3 सब कंपोनेंट होते हैं। एक बोला जाता है C1Q, दूसरा है C1R, तीसरा आपका C1S। ठीक है? और इसे हम C1QRS लिखते हैं, और इसके पास एक एक्टिविटी होती है, उसे हम सीरीन प्रोटीएज बोलते हैं। अब जब भी सेल के अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होगा तो उसका एक्टिवेशन 3 तरीके से हो सकता है। पहला जो है उसे बोलते हैं क्लासिकल पाथवे, दूसरा अल्टरनेट पाथवे, जिसे हम पेरिनिडीन पाथवे भी बोलते हैं, पेरिडीन पाथवे भी बोलते हैं, और तीसरा मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे का में सिर्फ पहला प्रोसेस डिफरेंट है, बाकी वह क्लासिकल पाथवे को ही फॉलो करता है।
क्लासिकल पाथवे में क्या क्या होता वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंटीबॉडी जो है वो C1 से क्या करता है, एंटीबॉडी जो होती है वो C1 के साथ बाइंड कर जाती है, जो C1 C1QRS के रूप में होता है और इसके पास मतलब सीरीन प्रोटीएज एक्टिविटी होती है। और यह C1 जो है बाद में कास्केड के रूप में इस C4 को, फिर C2 को, फिर C3 को, फिर C3b में C59 मतलब ये मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स अटैक कॉम्प्लेक्स तक बनाता है। यहीं पे अल्टरनेट पाथवे में फैक्टर 1 या जिसे हम D बोलते हैं और इसके अलावा फैक्टर डी के अलावा फैक्टर बी, फैक्टर H और फैक्टर I ये सब आपस में इंटरेक्ट होके C3b के साथ इंटरेक्ट होता है और ये C3 क्या बनाता है, कन्वर्टेज बनाता है। अभी हम इसकी भी बात करेंगे तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे की बात करते हैं तो यहाँ पे मैनोज रेसिड्यूस जो होती है, मैनोज रेसिड्यूस्ड, ये मैनोज जो टर्म है ये ज़्यादा यूज़ होता है और ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका पैथोजन, मैनोज कहाँ पाया जाएगा, पैथोजन के सरफेस पे, पैथोजन के सरफेस पे आपका मैनोज पाया जाता है। और मैनोज के साथ भी एक सीरीन प्रोटीएज क्या होता है, साथ में होता है। अल्टरनेट पाथवे की बात करोगे तो फैक्टर 1D जो है जिसे हम BHI भी बोलते हैं, जो कि पॉलीग्लूकोज या पॉलीफ्रक्टोज होता है। क्या होता है ये, पॉलीग्लूकोज या पॉलीफ्रक्टोज होता है। वो C3b के साथ बाइंड करके कास्केड को एक्टिव करता है। चलिए अब हम एक एक पाथवे के बारे में उसके पॉइंट्स को देखते हैं। अगर हम क्लासिकल पाथवे की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपका एंटीबॉडी यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, एंटीबॉडी यूज़ हो रहा। और एंटीबॉडी कहाँ से मिलती है, एंटीबॉडी रिलीज होती है प्लाज्मा सेल से। एंटीबॉडी रिलीज होती है प्लाज्मा सेल से और प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो कौन सी सेल है आपकी, बी सेल है। और बी सेल क्या है आपका, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। तो ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट का जो क्लासिकल पाथवे है वो आपका एडॉप्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और एंटीबॉडी जो होती है वह क्लासिकल पाथवे को एक्टिव करती है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडी पार्टिसिपेट कर रही है हम उसकी बात करें तो एंटीबॉडी यहाँ पे IgG कर रही है और IgM कर रही है। यहाँ पे हम अभी आप इसको रट लो, व्हेन वी टीच यू द एंटीबॉडी उसके पॉइंट लेके आएंगे तो देन वी विल क्लियर दैट कि यह CH2 डोमेन और CH3 डोमेन क्या होता है। जो आपका IgM या IgG बॉडी होती है उनके अंदर CH2 और CH3 डोमेन होता है। यह IgG एंटीबॉडी का CH2 डोमेन और IgM एंटीबॉडी का CH3 डोमेन जो है इसके पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है और यही डोमेन के साथ जो है आपका C1 बाइंड होता है। ये C1 बाइंड होके C1QRS बाइंड होके इसको एक्टिव करता है और ये जैसे ही आपका C1QRS ये एक्टिव होगा, यह C4 को एक्टिव करेगा और C4 को एक्टिव करेगा ये, और C4 को एक्टिव करके C4b और C4a बनाएगा, जिसमें से C4b जो है यहाँ पे यूज़ होगा और इसी के साथ यही
C1QRS के पास प्रोटीएज एक्टिविटी होती है, सीरीन प्रोटीएज की एक्टिविटी होती है, यह C2 को भी एक्टिव करता है और C2 को एक्टिव करके इसका C2A, ध्यान देना है यहाँ पे है B, यहाँ पे है A, ये इन दोनों को एक्टिव करता है और ये दोनों एक्टिव होके क्या बनाते हैं, C4B C2A। ये जो होता है ये C3 को कन्वर्ट करता है C3B और C3A में, जिसमें से C3B जो होता है वह इनके साथ C4B C2A C3B बाइंड होके यह C5 प्रोटीन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है C5B में, और फिर ये C5B जो होता है वो C6 C7 8 9 के साथ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है और यह मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स पोर फॉर्मेशन करके प्रोटोलाइसिस करता है। तो दैट इज अ क्लासिकल पाथवे। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो C1QRS में पास सीरीन प्रोटीएज एक्टिविटी होती है, IgG का CH2 डोमेन, IgM का CH3 डोमेन जो होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंडिंग साइट रखता है, जहाँ पे आपका C1QRS जाके बाइंड कर लेता है और यह C4 और C2 को एक्टिव करके C4B C2A एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाता है, ये एक दूसरे के साथ मिल के C3 को बदल देता है, तो C3 कन्वर्टेज जो होता है ये कहलाता है C4B C2A। उसके बाद इसी में अगर हम C3B को भी ऐड कर दे तो इसी को हम C5 कन्वर्टेज कहते हैं, तो C4B C2A C3B C5 कन्वर्टेज कहलाता है। उसके बाद C5B 7 8 9 ये आपस में मिलकर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर हम अल्टरनेट पाथवे की बात करेंगे तो यह इनीट का पार्ट होता है और इसकी क्या खास बात है, यह रिपीटेटिव शुगर मॉइटी से एक्टिव होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, पॉलीग्लूकोज रिपीटेटिव शुगर मॉइटी। कहाँ के, बैक्टीरियल सेल वॉल में या लाइपोपॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड या साइलिक एसिड, इसमें से कोई भी चीज जो होता है वह उसको रिकॉग्नाइज करता है, यह बैक्टीरिया के पास होता है। तो अल्टरनेट पाथवे एक्टिव भी तभी होगा जब बैक्टीरिया इनसाइड इंटर करेगा, उसका अंदर जाना बहुत जरूरी है। और जैसे ही ये अंदर इंटर करता है फैक्टर BDHI, ये बहुत सारे फैक्टर हैं, ये फैक्टर इसके C3 को एक्टिव कर देगा और C3 का C3B जो है वो एक्टिव हो जाएगा और C3B जो है यह फैक्टर B को दो भाग में बांट देगा, फैक्टर BA और फैक्टर BB, जिसमें का BB वाला पार्ट इसके साथ बाइंड होगा C3BBB। दैट इज द C3 कन्वर्टेज इन केस ऑफ अल्टरनेट पाथवे। ये मैंने इसलिए लिख रखा, देखो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे का C3 कन्वर्टेज जो है वो होता है C4B C2A, पर वहीं पे अल्टरनेट पाथवे का C3 कन्वर्टेज होता है C3BBB, कैपिटल B स्मॉल b। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे का जो C5 कन्वर्टेज होता है वो है C4B C2A C3B, यहीं पे C5 कन्वर्टेज अल्टरनेट पाथवे का होता है C3BBB C3B। ये पहले से है और ये C3B जो है ये आया है यहाँ से कन्वर्ट होके।
इसके बाद सेम प्रोसेस है, ये C5 कन्वर्टेज को C5A और C5B में तोड़ देता है। C5B जो होता है वो 6, 7, 8, 9 के साथ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उसके बाद वो पोर फॉर्मेशन करके सेल की लाइसिस करता है। लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे में है कि यह मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन से एक्टिव होता है। मैनेज बाइंडिंग प्रोटीन के पास होता है मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज, जो कि Q1 C1 QRS के फंक्शन को परफॉर्म करता है। और इसके जस्ट बाद आपका क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे मतलब एक C1 QRS ये मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन से एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव होने से ये वाला पाथवे फॉलो होने लगता है। तो लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे का लेक्टिन के अलावा बाकी जितने भी हैं यहाँ पे, और लेक्टिन इज द मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, याद रखना लेक्टिन मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन ही होता है। तो ये आपका क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की तरह बिहेव करता है। मैं पॉइंटर के रूप में बहुत चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। पर डेफिनेटली जिस दिन हमारे लेक्चर्स रिलीज होंगे इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, उस दिन आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ये सब चीज़ें पढ़ने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, बाय बाय। बाकी चैनल को आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू, बाय बाय।